अब लेकिन रिजवान साहब आपके बंदे पूरे तो शुरू करें। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। चेक कर लें जरा, फिर ओके करें। उमैर साहब आ गए हैं। जी। जी करें। तकरीबन सारे ही आ गए हैं, एक दो हैं अभी लेकिन उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। खाली चेक करें, स्क्रीन शेयरिंग चेक करें आप। हम्म। जी कल हम मटेरियल मास्टर पे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। मटेरियल मास्टर का इसका हमने जिक्र किया कि जो डिटेल इसकी है वो तो जो मटेरियल मटेरियल मैनेजमेंट का सेशन होगा उसके अंदर बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो रेलिवेंट फॉर एसडी है वो इसके जो सेल्स व्यूज हैं और साथ इसका कुछ अकाउंटिंग का जो सेशन है, तो वो हम इसको देख लेते हैं। जिस तरह जिस पैटर्न पे ऊपर कस्टमर था, जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी क्लाइंट स्पेसिफिक सारी, जिस तरह उसका बेसिक डाटा है, नेम, वेट यूनिट ऑफ मेयर, बेस यूनिट मेयर है या उसके ऑर्डिनरी यूनिट ऑफ मेयर्स हैं, वो जनरल इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद उसकी सेल्स व्यूज के हिसाब से सेल्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर एक ही मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है तो उसकी एक्सटेंड होगा ऑन दैट स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, और उससे रेलेवेंट उसका जो डाटा फील्ड्स हैं वो फिल की जाएंगी। और सिमिलरली फिर जो उसके हिस्टोरिकल स्पेसिफिक डाटा है जहाँ से अल्टीमेटली उसने डिस्पैच होना है या डिलीवर होना है। यहाँ से मटेरियल्स की हम स्क्रीन देख लेते हैं। ये एक मटेरियल है डी एक्स टी आर, इसमें जिस तरह मैं बात कर रहा था व्यूज की, ये इसके डिफरेंट व्यूज हैं मटेरियल के जो कि मेंटेन हो रहे हैं, आपको बिल्कुल हो रहे होंगे। इसमें से जिस तरह जनरेशन की बात हो रही थी तो बेसिक डाटा 1 2 है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो इस तरह से सेल्स इंफॉर्मेशन है इसकी, इसमें से जब हम व्यू करते हैं तो जो से रेलिवेंट हमने व्यूज देख वो यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लांट स्पेसिफाई हुआ है वो दिया।
ये इसका जो एक जिस स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सटेंड हुआ है उनमें से एक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। वैल्यूशन टाइप काउंट हमने विद, नहीं दी, इसका भी नहीं। हाँ जी। वैल्यूशन टाइप जो वैल्यूएशन टाइप अगर उस मटेरियल स्पेसिफिक के ऊपर हम यूटिलाइज कर रहे हो तो फिर आएगी, अदरवाइज नहीं देंगे। पर्पस क्या है इसका? वैल्यूएशन टाइप है कि आप डिफरेंट वैल्यूएशन मेंटेन कर रहे हैं एक ही मटेरियल की, तो तब ये यूज होती है। अगर आपने पहले मेंटेन की होगी फिर आपकी वो लिस्ट में भी आ रही होगी वैल्यूएशन टाइप की। इसको डिटेल में आपको ना मटेरियल मैनेजमेंट के सेशन में बताएंगे कि वैल्यूएशन टाइप यूज कहाँ कहाँ पे होती है। अगर आपने की होगी तो फिर आप उसको उसके स्पेसिफिक देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक डाटा की स्क्रीन है। मटेरियल उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ये उसका बेस यूनिट होमोयर है, इस तरह से ये ईच आ रहा है। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप है, डिवीजन है और उसकी जनरल कैटेगरीज हैं। ये कुछ फील्ड्स आ रही हैं। यहाँ से हम अब देखते हैं जो हमने एसडी के रेलेवेंट, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1 का टैब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका डिलीवरिंग प्लांट मेंशन हुआ है, डीसी सैन डिएगो SD00। ये इसका टैक्स स्पेसिफिक डाटा है, आपको नजर आ रहा है। इस तरह से सेल ऑर्गेनाइजेशन 2 टैब है इसका। यहाँ पे आइटम कैटेगरी ग्रुप्स हैं। ये आपकी जब सेल्स ऑर्डर या डॉक्यूमेंट है बनता है तो उसके अंदर कौन कौन सा आइटम कैटेगरी यूज होनी है, उसके बेस के ऊपर आपने क्या क्या उसमें से पॉपुलेट करवाना है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया था। जेनेरिकली यहाँ पे नॉर्म या नॉर्मली स्टैंडर्ड आइटम यूटिलाइज हो रहा है। इसको अगर आप लिस्ट देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप एज पर यूटिलिटी आपकी लिस्ट में अवेलेबल है। और जनरली टू स्टार्ट विद हम इसको स्टैंडर्ड आइटम ही यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दो फील्ड नजर आ रही थी। एक तो डिलीवरिंग प्लांट था, एक लोडिंग ग्रुप जिस तरह से यहाँ पे अवेलेबल था। यहाँ का जो सेल्स का जनरल प्लांट व्यू है उसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लोडिंग ग्रुप आ रहा है। लोडिंग ग्रुप मीन्स के ये जो आपका मटेरियल है इसको लोड कैसे किया जाएगा फॉर डिस्पैचिंग पर्पस। क्रेन यूज होगी, हैंड लिफ्ट होगी, फोक लिफ्ट होगी, या क्या होगी। यहाँ पे इस मटेरियल के लिए स्पेसिफिकली हैंड लिफ्ट यूज हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज होगा इसमें, अभी हमारे पास आ रहा है कि वो किसी बॉक्स में इसको किया जाएगा, किसी कंटेनर में, या पैलेट्स के ऊपर। तो ये ऑन पैलेट्स है। ये इसका ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है, ये लोडिंग ग्रुप है। ये दो फील्ड है जो यहाँ पे आपकी मेंटेन हो रही। नेक्स्ट यहाँ से हम तो ये इसका अकाउंटिंग व्यू है। यहाँ पे एक वैल्यूएशन क्लास की फील्ड आपको नजर आ रही है। इसका पर्पस होता है वैल्यूएशन क्लास का कि आपने इसके रेलिवेंट जाके इसको जीएल असाइन किए होते हैं। इस तरह से इस क्लास का नाम क्या है, फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपके इस फिनिश प्रोडक्ट के रेलिवेंट जितने स्टॉक के जीएल्स हैं और जितने इसके रेलिवेंट कंजम्पशन के जीएल्स हैं वो सारे वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट मेंटेन होंगे, जो आपके मटेरियल्स और एफआई की इंटीग्रेशन जहाँ पर डिफाइन हो। ये आपको एक इसमें जो फील्ड नजर आ रही है प्राइस कंट्रोल की, यहाँ पे दो ऑप्शंस नजर आएंगे। एक स्टैंडर्ड प्राइस है और एक वी या मूविंग एवरेज प्राइस है। इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड प्राइस यूज हो रही है। ये प्राइस है जो कि आप इसको फिक्स कर देते हैं फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। इस तरह हम अभी हमने ये इसको देखना है तो ये एक पीरियड है, ये उससे रेलेवेंट जो जो पीरियड स्पेसिफिक एक आप इसकी प्राइस मेंटेन कर देते हैं अनटिल आप इसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो फिर उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो इस तरह से फिक्स नहीं होती।
वो जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसका जो वैल्यू है वो आपको एवरेज आउट कर देता है उसके साथ ही। इसमें आमतौर पे जो एक नॉर्म यूज की जाती है कि आपकी जो फिनिश या सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उसको स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर मेंटेन कर लेते हैं अपनी जो इंटरनल कॉस्टिंग चलाने के बाद। और जो आपकी प्रोक्योर्ड मटेरियल्स हैं, इस तरह से रॉ मटेरियल्स हैं या दूसरे पैकिंग एसेसरीज टाइप के मटेरियल्स हैं जो कि आप प्रोक्योर कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्राइसेस पे मार्केट से आ रहे होते हैं, और आपके पास कुछ पुराना स्टॉक भी होगा, कुछ नया भी होगा, बिल्ड होता रहेगा। तो वहां से आप उसकी जो वी प्राइस या मूविंग एवरेज प्राइस वहां पे मेंटेन करते हैं। मटेरियल का पर्पस फॉर एसडी क्या है कि ये वो प्रोडक्ट है जिसको बेसिकली हमने अपने ऑर्डर में लगाना है या जिसको डिस्पैच करना है। अगली इसमें जो मास्टर डाटा का एलिमेंट है वो है कंडीशन मास्टर डाटा, या इसको प्राइसिंग आप आम जुबान में कह सकते हैं। कंडीशन मास्टर डाटा के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं, आपको साथ एक एसएपी की विंडो भी नजर आ रही होगी, जहाँ पे ये प्राइसिंग स्कीमा एक बिल्ड हुआ हुआ है, जिसको यूज है किसी भी आपके सेल्स के, और जो आपका ऑर्डरिंग हो या उसके प्रीवियसली जो प्री सेल्स की स्क्रीन्स हैं, वहाँ पे भी एक प्राइसिंग स्कीमा मेंटेन होता है जो कि आपका अल्टीमेटली फिर बिलिंग के लिए तक फॉरवर्ड होता है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होंगी, प्राइसेस या मेन प्राइस या बेसिक प्राइस कह सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद कुछ सरचार्ज हैं अगर, और या कुछ डिस्काउंट्स हैं या फ्रेट्स हैं और टैक्सेस जो कि इन्वॉल्व हैं, वो सारी इसमें जिस जिस पैटर्न पर, जिस जिस परसेंटेजेस पे, जिस तरह से इन्वॉल्व होंगी, वो पूरा इसका एक ये स्कीमा बिल्ड होता है जो कि आपके जब सेटअप होता है कोई भी आपकी ऑर्डरिंग टाइप या आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ये पूरा स्कीमा बिल्ड किया जाता है कि कौन-कौन से एलिमेंट होंगे जो कि आपके इस टाइप के ऑर्डर के अंदर यूटिलाइज़ होंगे। जब हम अभी अभी नेक्स्ट ऑर्डर बनाएँगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे भी लगा। अच्छा, इसमें जो कंडीशन मास्टर है ये 2 तरह का जनरल इस तरह से है कि हम मटेरियल स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं और कस्टमर स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि आप कोई आपकी एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने प्राइस सेट की है। वो एक जनरल प्राइस लिस्टिंग उसकी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 यूएसडी जिस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये वो प्राइस है जो कि जब जब भी आप मटेरियल को ऑर्डर करेंगे या यूटिलाइज़ करेंगे तो ये प्राइस पिक होके आ जाएगी। ये एक मटेरियल स्पेसिफिक प्राइस होगी। अब लेकिन आप कहते हैं कि ये मटेरियल जब एक पर्टिकुलर कस्टमर के साथ हमारा एक टर्म्स तय हैं, तो जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो 2800 यूएसडी की होगी। तो उसको फिर हम उस तरह बिल्ड कर लेंगे, जब उस कस्टमर का ऑर्डर लगेगा तो वो वही वाली पिक हो जाएगी। उसको कस्टमर स्पेसिफिक कहेंगे। ये बेसिक इसमें डिफरेंस है कि एक होता है कि एक जनरल प्राइस आप लगा देते हैं, एक है कि आप स्पेसिफिक टू कस्टमर तय कर लेते हैं तो वो पिक हो जाती है। इसी तरह से बाकी जो आपकी कंडीशंस हैं उनके भी रिस्पेक्टिव लगाया जा सकता है इस तरह से। ये भी जैसे मैंने बताया, ये एक कंडीशन प्राइसिंग की स्क्रीन है, जहाँ से ये वो प्राइस है जो मुझे हमें यहाँ पे नजर भी आ रही है। ये वाली प्राइस PR00 जो कि बेसिक प्राइस इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, वही मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर आगे की कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे अभी बात हुई कि कस्टमर और मटेरियल के साथ मेंटेन कर सकते हैं आप, या जेनेरिकली मटेरियल के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं, या इसके अंदर और भी ऑप्शंस बिल्ड किए जा सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर आप प्राइस लिस्ट कैटेगरी बना दें, लेकिन जेनेरिकली जो यूज होते हैं वो कस्टमर मटेरियल बेस्ड है या मटेरियल बेस्ड है।
ये हमारे पास इस तरह की स्क्रीन होगी। इसके अंदर हम इस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे ये जो पर्टिकुलर एक कस्टमर है इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये इसके लिए 2800 लगेगी जब ये यूज होगा तो। ठीक है। इसी तरह से इसकी की कॉम्बिनेशन में अगर हम स्पेसिफिक प्राइस लगाएंगे तो इसमें कोई कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इस मटेरियल की जेनेरिक प्राइस होगी। नेक्स्ट जो एलिमेंट है मास्टर डेटा का, ये आउटपुट है। आउटपुट को भी अच्छा, जो मेंटेन किया प्रीवियस, जाता है। सॉरी, इसको हाँ जी। मैं सवाल था मेरा इधर एक, जी डाटा जी। हम जो पुट कर रहे हैं ये इसको सेव करने का प्रोसीजर, इसको जैसे हम कहते हैं कि कंट्री हमने की है और इसको हाँ एक जी। सिस्टम में रिकॉर्ड रखने का, तो हम यहाँ पे सेव कैसे कर रहे हैं इसको? स्क्रीन पे तो हम मूव कर रहे हैं, लेकिन सेव, डाटा सेव कैसे हो रहा है? और अच्छा वो आप यार उसमें इस करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्री जब लगाई है तो ये देखिए। ये एक इसका ना सेव का बटन के नीचे आ रहा है, ये देखें। जी। ये जब प्रेस करते हैं, प्रेस मैंने किया है तो उसने एंट्री को सेव किया। और ये इसकी शॉर्ट की, ये कंट्रोल कंट्रोल ऐसी है? हाँ जी, अब इसको होवर करें, इसको लिखा भी आ रहा है कंट्रोल एस। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, आउटपुट जो है, अब आउटपुट मींस क्या है कि वो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने एक्सटर्नल पार्टी अपने कस्टमर के साथ शेयर करने हैं। जिस तरह से इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिस तरह से कि ऑर्डर की कंफर्मेशन है कि हमने आपका ऑर्डर कंफर्म प्लेस कर लिया है। कोई फ्रेट की लिस्टिंग हो कि हमारी वो जो फ्रेट जो है वो रिवाइज हो गया है, या आपके लिए ये वाला हम ऑफर कर रहे हैं। मटेरियल स्पेसिफिक वो फ्रेट लिस्टिंग कोई हो आपकी, इस तरह का रिपोर्ट बनी हो या इनवाइस क्या हो, तो वो आप क्या करते हैं कि इसको सेंड करने के लिए टुवर्ड्स कस्टमर इसको यूज करते हैं आउटपुट मास्टर। आउटपुट मास्टर क्या है कि ये आप एक डिफाइन कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या इनवाइस या कोई भी दूसरा डिलीवरी का डॉक्यूमेंट जो भी आप बनाते हैं उसके साथ वो आउटपुट अटैच हो जाती है। आप जब भी वो बनाते हैं तो फिर साथ वो वाली आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है, या आप उसको एज अ प्रिंट आउट यूज कर सकते हैं, या आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस यूज करना चाहें तो वहां से वो फिर यूटिलाइज करता हुआ आपके कस्टमर के साथ जो लिंकिंग बनी होगी अगर, तो वहां पे उसको सेंड भी हो सकता है। बाय ईमेल भी जा सकता है, और अब आउट बाकी चीजें इस तरह से पहले कि अगर आउट डेटाबेस को हम प्रिंट आउट इन एनी केस कर सकते हैं, बाकी आपका डिपेंड करता है कि आपने इसको सेटअप किया हुआ है कि नहीं। फिर आप उसको ईडीआई क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जिस तरह से आपने लिंक किए हुए हैं कि आपका वो कस्टमर को सेंड भी हो सकता है और कस्टमर से आपको रिसीव भी हो सकता है, तो इन दैट केस वो आप ईडीआई मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। इसमें पर्पस क्या है कि आपके वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एक्सटर्नल पार्टी से शेयरिंग के लिए है, एक स्पेसिफिक प्रिंटेबल फॉर्मेट है जो आपने उसको प्रोवाइड करना है। वो ऑर्डर कंफर्मेशन हो सकती है, फ्रेड लिस्ट हो सकती है, या बिलिंग इनवॉइसेस है वो आपने सेंड करनी है उसको। ये वो वाले सारे फॉर्मेट हैं जिनको आउटपुट कहा जाता है स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर। अब इसमें कुछ एडिशनल भी हो सकते हैं, लेकिन प्री सेल्स के अंदर या आपने वो आपकी जो कोई कस्टमर सपोर्ट की टीम है वो अगर कोई कॉलिंग या मेलिंग कैंपेन्स कर रही है तो उसको भी इसी तरह से उसके भी प्रिंट आउट्स बना सकते हैं आप एज पर योर स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, और वो आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने अभी जो किया था एरिया, ये था मास्टर डेटा का। मास्टर डेटा में हमने जो चीज़ें देखी हैं वो स्पेसिफिकली कस्टमर
उसके मटेरियल जो उसमें यूटिलाइज होगा। और हमने अगर हम वो पहले वाली स्क्रीन पे दोबारा चले जाएं, तो ये बेसिकली एसडी मास्टर डाटा हमने अभी स्टडी किया है। इसको रिकैप करें तो हमने जब भी कोई ऑर्डर लगाना है या कोई ट्रांजेक्शन लगानी है, इसमें जो मेन मास्टर डाटा की चीजें हमें चाहिए होंगी, वो एक कस्टमर का मास्टर हमें चाहिए होगा, फिर हमें मटेरियल का मास्टर चाहिए होगा जो कि ऑर्डर हो रहा है, और फिर उसके साथ सेल्स की कंडीशन टाइप्स होंगी जो कि हमने अभी देख भी लिए हैं कि वो उसका प्राइसिंग स्कीमा किस तरह से मेंटेन हो। यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं एसडी के प्रोसेसेस, या इसको जेनेरिकली जो टर्म यूज होती है वो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस कहा जाता है, जो एसडी का मेन प्रोसेस है। इसको अगर आप एक साइक्लिक वे में सेल ऑर्डर के प्रोसेस को देखें, तो इसको स्टार्ट होता है प्री सेल्स एक्टिविटीज से, फिर यहाँ से सेल ऑर्डर एंटर होता है, और प्री सेल्स एक्टिविटी में हम आगे भी देखते भी हैं। इसमें जो एक तो होंगी कुछ जो कि बिल्कुल इनिशियल एक्टिविटीज होंगी, कांटेक्ट करने की या कम्युनिकेट करने की। उसके बाद जो हम सिस्टम में एज अ डॉक्यूमेंट लॉग करते हैं वो इंक्वायरी होती है, कोटेशन होती है। फिर जब इस ये एक्टिविटीज मटेरियलाइज हो जाएं, तो फिर हम उन्हीं के रेफरेंस में आगे सेल ऑर्डर की एंट्री प्रोसीड करते हैं। सेल ऑर्डर वो डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट फिर आपकी सारी वो सेलिंग का साइकिल जो है वो चल पड़ता है। और इसी के अगेंस्ट जब सेल ऑर्डर आप बुक करते हैं, तो सिस्टम में मटेरियल की अवेलेबिलिटी चेक होती है। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसको नेक्स्ट स्टेज पे उसको पिक करके पैक कर दिया जाता है। अगर अवेलेबल ना हो तो उसको फिर अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है कि हमने अगर वो मैन्युफैक्चर करना है तो वो हम उसको कर लेते हैं, और अगर अदरवाइज हमने किसी मार्केट से मैनेज करना है तो हम उसको प्रोक्योर करके तो अवेलेबल कर देते हैं। और या अगर हमारे पास करना हमने मैन्युफैक्चर ही है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं या जो रॉ मटेरियल्स है या जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो उनमें से अगर कोई चीज़ कम है तो उनकी रिस्पेक्टिव प्रोक्योरमेंट साइकिल चल पड़ता है, और फिर उससे हम उनको अवेलेबल करके तो फिर नेक्स्ट हम उसको लेके आते हैं सेलेबल मटेरियल प्रोडक्ट अवेलेबल करने के लिए। जब वो आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो फिर आप उसको नेक्स्ट ये स्टेजेस के अंदर पिक करते हैं, पैक करते हैं, और फिर उसको गुड्स इशू कर देते हैं। ये आपका मतलब आप समझें कि आपकी प्रेमिसेस आउट हो गया है, आपने डिलीवर कर दिया है कस्टमर को। ये एक्टिविटी करने के बाद उसको उसकी इनवाइस कस्टमर की जनरेट की जाती है, और फिर उसी साइकिल में उस इनवाइस के रेफरेंस में आपको कस्टमर की पेमेंट रिसीट होती है। इसमें ये जेनेरिकली स्ट्रेट प्रोसेस यही है, लेकिन एज पर कंडीशंस आपकी क्रेडिट पोजीशन में या आपकी कोई प्रॉपर्टी नेचर ऐसी है, तो उसके हिसाब से ये स्टेज पहले भी एज एन एडवांस पेमेंट भी हो सकता है, और आपकी डिस्पैचेस बाद में भी हो सकती है। उसी साइकिल को अगर हम थोड़ा डिफाइन करें, तो आपकी पहले प्री सेल्स की एक्टिविटीज हैं। ये आपका सेल्स सपोर्ट स्टाफ परफॉर्म कर रहा होता है आमतौर पे, जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा होता है आपके कस्टमर के रेलेवेंट कॉन्टेक्ट पर्संस के साथ। उसमें आपकी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसमें जो एक और चीज ऐड है, आपका मेन टाइटल तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन आपकी जो प्री सेल एक्टिविटी है, इसके अंदर आपकी मार्केटिंग टीम्स यूज होती हैं जो कि कस्टमर को डिफरेंट अपनी जो प्रोडक्ट या जो चीजें ऑफर हो रही हैं उनके साथ अवेयरनेस करते हैं, और फिर आपके रिस्पेक्टिव ताकि कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेसिंग कर सके, कोई इसकी रिक्वायर्ड क्यूरीज हो तो कम्युनिकेट करने के लिए भी यही आपकी सेल्स सपोर्ट टीम यूटिलाइज होती है। इनके फंक्शंस क्या हैं कि ये आपके कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स लेते हैं और उनके साथ फिर कम्युनिकेट करते हैं, आपकी सेल्स एक्टिविटी शुरू करते हैं। कोई ऐसे आपके पोटेंशियल कस्टमर जो कि करंटली आपके काम नहीं कर रहे, उनको टैप करते हैं, उनको एंगेज करते हैं, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग देखते हुए दूसरे अगर किसी वेंडर चैनल को यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें फिर जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो आपकी डायरेक्ट मेलिंग है, इंटरनेट यूज़ हो सकता है, या आप डिफरेंट प्रमोशनल कैंपेन्स भी चला सकते हैं। ये सारा कुछ आपकी वो प्री सेल्स की एक्टिविटी के अंदर आता है, जो आपकी सोल सपोर्ट टीम करती है। फिर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लॉग होते हैं सिस्टम के अंदर, वो प्री सेल जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंक्वायरीज और कोटेशन होते हैं। कस्टमर आपको किसी
एक सारी आपके कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन के रेफरेंस में एक इंक्वायर करता है किसी चीज का, वो सिस्टम के अंदर एज अ कस्टमर इंक्वायरी लॉग होती है, और उसके रेफरेंस में फिर आप जो उसको कोटेशन प्रोसीड करते हैं, वो एक सिस्टम के अंदर कोटेशन का डॉक्यूमेंट लगता है। और इसका अल्टीमेटली जो आपका पर्पस है इस सारी एक्टिविटी का, वो क्या होता है कि आप पास्ट सेल एक्टिविटी देखते हुए किसी भी कस्टमर की, वो आया कि आपके साथ वो सारी सेल्स की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, या वो किसी आपके कंपेटिटर के साथ प्रीवियसली कर रहा है, लेकिन आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको वो एक पूरी एक्टिविटी में एंगेज करते हैं आप। फिर उसकी कॉन्टैक्ट्स लेते हैं, उसके फिर जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उसकी सेल्स का पैटर्न कितना है, कितना शेयर है उसका मार्केट में। मुझे उसको अगर मैं ये सारा कुछ ऑफर करता हूँ, तो मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा, और मेरे सेलिंग साइकिल में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी। फिर इसके रेलेवेंट टू कस्टमर की उसकी जो पोजीशन है, फिर आपकी क्रेडिट लिमिट्स और जो उनकी यूटिलाइजेशन है वो तय होती है। और अगर आपका ऑलरेडी कस्टमर एंगेज है, तो उसके फिर जो करंटली ऑर्डर्स जो कि होल्ड में हैं या बैक ऑर्डर्स हैं, उनको किस तरह से आप कम्युनिकेट करके उसको प्रोसीड करवाने में लेके आते हैं। ये आपकी सारा सेल्स सपोर्ट टीम का टास्क है। इसको अगर हम अब चलते हैं यहाँ से केस स्टडी की तरफ। कल हमने बिजनेस पार्टनर विद कस्टमर रोल क्रिएट कर लिया था। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप 2 है, वो है आपका कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर कस्टमर है। इसको हम स्क्रीन पे जाते हैं वैसे ही। लॉजिस्टिक्स में सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से मास्टर डेटा, बिजनेस पार्टनर, और बिजनेस पार्टनर में फर्दर कॉन्टेक्ट पर्सन है। इनके साथ जो सिस्टम का ट्री पाथ है, हम इसके साथ उसके टी कोड्स भी मेंशन है। आप डायरेक्टली वो भी अगर लिखें स्क्रीन में, जिस तरह आपने नेविगेशन सेशन में देखा था, तो वो भी यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब पहले हम कॉन्टेक्ट पर्सन के लिए हमारे पास फील्ड आ रही है कस्टमर की। किस कस्टमर का कॉन्टेक्ट पर्सन है जो आप बनाने जा रहे हैं? अच्छा, ये आपको ना यहाँ पे जो केस स्टडी में रिस्पेक्ट एक कस्टमर नजर आ रहा होगा 25006, लेकिन आपने कस्टमर यहाँ पे लगाना है जो कि आपने पिछले स्टेज के अंदर आपने कस्टमर बनाया, उसका एक नंबर आपके पास आया है। आपने वो वाला लगाना है, ताकि वही आपको यहाँ पे कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपके जो लॉगिन के अंदर वही वाला उसके लिए रिस्पेक्टिव अवेलेबल होगा। अगर आपको याद है तो, अदरवाइज आप इसको सर्च आउट भी कर सकते हैं। ये कस्टमर हमने लगा लिया है। इसके बाद हम अब क्या करेंगे कि जब हमने कस्टमर क्रिएट किया था, तो वो एक कंपनी थी, तो उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन का बटन यहाँ से प्रेस किया था। अब हम एक उसका कॉन्टेक्ट पर्सन डिफाइन करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से पर्सन को क्लिक करेंगे ताकि पर्सन क्रिएट करें। और यहाँ से हमने रोल के अंदर अब चूज कर लेना है कॉन्टेक्ट पर्सन।
क्रिएट का ऑप्शन ले लेना है। ये यहाँ पे एक डिफाइन हुआ है मिस सुजन स्मिथ, लेकिन यहाँ पे आपको केस स्टडी में मेंशन भी है कि आप टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी चॉइस का इसमें लिख सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आपको फिक्स नहीं किया। लैंग्वेज इंग्लिश, कोरस्पॉन्डेंस लैंग्वेज। कंट्री इसमें हम यूज कर लेते हैं सर्च टर्म हम, ये आपका जो भी आईडी है वो आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे तो आपको वो इजी सर्चिंग में हेल्प आउट कर देगा। ये आपका एक कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर इसमें लग गया, ये सेव का बटन मैंने जैसे प्रेस किया, ये आपका कॉन्टेक्ट पर्सन क्रिएट हो गया। ये स्टेप 2 था। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो कॉन्टेक्ट पर्सन है और जो कस्टमर है इनका एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, इससे वो एसोसिएटेड हो जाएगा पर्टिकुलर कस्टमर के साथ। जीसी ट्री के अंदर बिजनेस पार्टनर कस्टमर के अंदर अब मैं चेंज में गया हूँ। ये सिमिलर स्क्रीन आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होगी। ये मैं अलग अलग से भी इसकी टाइप कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड होते हैं कस्टमर एरियाज वो हैं, बटन प्रेस करके यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ, उसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑलरेडी ये चीजें इसकी तीनों फिल कर देगा। ये जो एक कस्टमर मेंटेन्ड है इसमें चला गया हूँ मैं। अब यहाँ से मैं जाऊंगा रिलेशनशिप्स के अंदर, और रिलेशनशिप कैटेगरी यहाँ से हम चूज कर लेंगे हैज कॉन्टेक्ट पर्सन। यहाँ पे आपने जो भी क्रिएट किया उसका नंबर लिख लेना है। ये भी मैंने सुन स्मिथ क्रिएट किया था, आप इसको अगर नंबर नोट नहीं किया हुआ तो इसको सर्च भी कर सकते हैं इसी तरह से। F4 हेल्प के साथ यहाँ पे मेंशन्ड भी है।
अब यहाँ पे जो कुछ डाटा एलिमेंट्स हमने बताया है कि आपने वीआईपी में 1 लिखना है और डिपार्टमेंट में 0002 वीआईपी यहाँ पे फील्ड मेरे पास 1 मीन्स एमडी, डिपार्टमेंट 0002 मीन्स परचेजिंग। ये कस्टमर का परचेजिंग स्टाफ होगा जो बेसिकली हमारे साथ एंगेज होगा, और फंक्शन में भी 0002 है, दैट मीन्स परचेजिंग मैनेजर। उसके बाद हम इसको टिक कर देते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव का बटन ये नीचे आ रहा है टू में, कंट्रोल एस भी कर सकते हैं आप, उससे भी सेव हो जाएगा। चेंजेस हैव बीन सेव्ड का मेंशन मैसेज आ गया, इसको हम कर देते हैं। यहाँ से अब हम जो भी पहले देख के आए हैं, पहला प्री सेल्स का स्टेप, कस्टमर इंक्वायरी, इसको हम अब जो इसका मेन्यू पाथ है, लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अब हम पहले हम कहाँ जा रहे थे, मास्टर डाटा के अंदर। अब हम इसको प्री सेल एक्टिविटी में आ गए हैं, तो यहाँ से हम सेल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेल्स और इंक्वायरी और क्रिएट में जाएंगे। सेल्स, इंक्वायरी और यहाँ से क्रिएट, इसका टी कोड भी मेंशन्ड है VA11। यहाँ पे इंक्वायरी टाइप हमारे पास IN मेंशन्ड है। बाकी डाटा क्योंकि हम अभी उसी पे काम कर रहे हैं, तो वो सिस्टम हिस्ट्री के तौर पे वो डिफॉल्ट में पिक करके ले आया है, ये जो हमने US ईस्ट होलसेल और बाईसाइकिल यहाँ पे यूज किया है। मैंने उसको जैसे एंटर प्रेस किया है तो उसने नेक्स्ट स्क्रीन में चला गया है। आप इसको दोबारा अगर देखना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पे आप खुद खुद से अगर ये वाला नहीं करना तो इसको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में हम जो यूज़ कर रहे थे वही आ रहा है, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आ गई, ये सिमिल वैसी स्क्रीन है जैसे जैसी हमने पहले शुरू में देखी थी कि जहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म के मास्टर डाटा जहाँ पे नजर आ रहे थे, तो वो उसके वो ब्लॉक्स बने हुए थे। ये पहले वाला कस्टमर ब्लॉक है, ये वाला आपका मटेरियल का ब्लॉक है, और इसी के अंदर फिर तो जाएंगे फॉर द कंडीशन सेट। कंटिन्यू के बाद अब हमने सोल्ड टू पार्टी फील्ड, यहाँ पे भी हम सर्च आउट कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर है, सोल्ड टू पार्टी में कस्टमर हमने साइन कर दिया कि किस कस्टमर की ये इंक्वायरी है। डिफॉल्ट में जो सोल्ड टू पार्टी है वही शिप टू पार्टी पिक हो जाता है, लेकिन अगर आपकी इन इन केस शिप टू पार्टी डिफरेंट हो तो आप यहाँ से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कस्टमर रेफरेंस में आप वही जो आपके आईडी के 3 डिजिट्स हैं वो इसमें लगा देंगे, और आज की डेट जो है वो आपको कस्टमर रेफरेंस डेट में फॉर्मेट वाला
फॉर्मेट जो डिफाइंड है, अगर आपको उसमें कोई इन केस इशू आ रहा हो तो आप इसकी यहाँ पे भी लिस्ट खोल सकते हैं, और आप उसको 17 को चूज करेंगे तो उसने वो बेसिकली मंथ पहले था, डे, मंथ, डे, और फिर आपको ऐसे ही आता है। ये स्पेसिफिक जो इधर यूज हो उसकी वजह से ऐसे वैलिड फ्रॉम डेट के अंदर भी आप आज की डेट ही लगा देंगे। और वैलिड टू में 1 मंथ की डेट एज पर केस स्टडी हम ऐड कर दें। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम जाते हैं तो टू प्रोडक्ट्स हैं जी जो यहाँ पे यूटिलाइज हो रही हैं, डिलक्स टूरिंग बाइक ब्लैक और प्रोफेशनल टूरिंग बाइक ब्लैक। अब यहाँ से हम इसको सर्च कर लेंगे मटेरियल को। ये मटेरियल की स्क्रीन है, यहाँ पे भी आपके पास ये बटन या F4 की हेल्प अवेलेबल है। यहाँ से हमने टैब ले लिया है सेल्स मटेरियल बाय डिस्क्रिप्शन का, क्योंकि यहाँ पे हम वो अपना जो हमारी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट चैनल पे एक्सटेंडेड है वही मटेरियल आ जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट सर्च का बटन प्रेस कर देंगे, हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी कि हमें इसमें क्या चूज करवाया गया है। डिलक्स टूरिंग बाइक ब्लैक के 5 पीसेज हैं और प्रोफेशनल टूरिंग बाइक के 2 पीसेज हैं। इसको हम फर्दर फाइंड आउट करने के लिए डिलक्स कर लेंगे। ये आपने सर्च को एक्सपेंड कैसे किया? चलो, यहाँ पे मैं गया हूँ जी। आप मतलब यहाँ यहाँ पे ये नहीं, मैंने आपने इससे, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आपने यहाँ की लिस्ट निकाली थी ना, फिर लिस्ट के हाँ ऊपर फिर जी, पैरामीटर्स फिर आपने बाद में उसमें एंटर किया। हाँ जी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने इधर से पहले स्टार्ट सर्च करके की लिस्ट आ गई, जी। ठीक है। यहाँ से मैंने वापस अभी मैंने कहा फिल्टर में कुछ और देना है, तो ये किधर एक बटन है एरो सा आ रहा है, मैंने ठीक प्रेस किया तो दोबारा उसी फिल्टरिंग पे आ गए, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, यहाँ से मैंने इसको लिख दिया कि क्वांटिटी कितनी है जी, 5। ये मैंने आपको सर्च का ऑलरेडी बता दिया। सिमिलरली आप सेकंड को भी सर्च कर सकते हैं। मैं जो ऑलरेडी मेंटेन यहाँ पे लिखा हुआ है उसी से दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे रनिंग में है मटेरियल, मुझे पता है कि कौन सा उसका आईडी है, तो जरूरी नहीं मैं सर्च में जाके ढूंढूं, मैं ये भी लगा सकता हूँ। एक मैंने उस तरह से कर दिया, एक इस तरह से कर दिया, ये आपका
अच्छा, अब इसमें इसमें जो प्राइस मेंटेन्ड है उससे उसने एक्सपेक्टेड ऑर्डर वैल्यू बना ली है इसकी, आइटम स्पेसिफिक, और फिर आपकी एक नेट वैल्यू बना दी है। इसको हम अभी देखते हैं ये कैसे बनी है। इसको हम करने के लिए लेकिन हम यहाँ पे आप मटेरियल के लिए स्टार्ट के अंदर एक सिलेक्शन का चेकबॉक्स आ रहा है, हम ये दोनों को चूज कर लेते हैं। और यहाँ से इसकी डिस्प्ले आइटम डिटेल्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे आपके पास सेल्स ए का टैब आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन्ड भी है, चूज द सेल्स टैब सेल्स ए। इसमें हमें कहा गया है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर प्रोबेबिलिटी 30% यहाँ पे डिफॉल्ट में आ रही है कस्टमर की, इसको हम 70 चेंज कर देंगे। यहाँ पे मेंशन है। फिर इसी तरह से ये पहला आइटम है। फिर हमने बाहर से दोनों आइटम चूज करके आए हैं, तो अब हम एरो से टूवर्ड्स भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आइटम में चला गया, पहले डिलक्स था, अब प्रोफेशनल टूरिंग वाला जो हमारी सेकंड आइटम है ये आ गई है, इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें वो 30 से 70 करके इसमें दिखाया गया। आपने जब पहले 30 पे डिफॉल्ट था ना, तो यहाँ पे टोटल नेट वैल्यू है 21,400। उसकी 30% इंक्वायरी के प्रोबेबिलिटी थी कि ऑर्डर में कन्वर्ट हो, तो उसने 30% के हिसाब से 6420 बनाया हुआ था। अब हमने उसको 70% किया है, तो 70 के हिसाब से इसका जो उसने बना दिया 14980। अब 100 करेंगे तो 21400 ही बन जाएगा कि इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है ये ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एज पर आपकी जो मार्केटिंग या सेलिंग स्टाफ की जो सारी इस एंगेजमेंट से जो एनालाइज उन्होंने किया है, वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ताकि इसमें से आउटकम कितनी आने के चांसेस हैं। अभी करंटली 14980 यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से एक मटेरियल को चेक करेंगे, और 10 नंबर को, फॉर अवेलेबिलिटी पर्पस। यहाँ पे आप होवर करेंगे तो चेक आइटम अवेलेबिलिटी। इससे पहले हमने इसको चेक करा है, यहाँ से अब हम नेक्स्ट बटन है, इसको अवेलेबिलिटी को डिस्प्ले भी करा देते हैं। अब जब इसकी अवेलेबिलिटी आप डिस्प्ले कराते हैं, तो ये हमारे पास एक उसका डिटेल में आ रहा है कि हमारे पास उसका स्टॉक की पोजीशन क्या है, और इसकी जो नेक्स्ट डिलीवरीज जो कि लाइन है, वो इसकी 10th मंथ के अंदर है। तो अभी हमारे पास 95 का स्टॉक है। वो दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्पैचेस उसकी हो भी जाती हैं, तो हमारे पास तब भी अवेलेबिलिटी ऑफ 85 का स्टॉक है। 95 टोटल हमारे पास रिसीट फॉर सेलेबल मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी, और इसमें से जो इशू प्लान है वो 10 क्वांटिटी के हैं। अब हमने ये पोजीशन देखने के बाद जाके और इंक्वायरी को सेव कर दिया। इंक्वायरी का एक नंबर यहाँ पे हो गया हमारे पास। अच्छा, आपने ये यहाँ से ऊपर
हाँ जी। ये जो ऊपर टैब में जहाँ से हमने ये इंक्वायरी ओपन की थी, ये हाँ जी। जो बटन बटन जो है, बटन को एक दफा एक्सप्लेन कर देते बाकी के। अच्छा। जैसे हमने शुरू में किया एक बटन, और फिर दरम्यान में चेक अवेलेबिलिटी का किया, हाँ जी, ये दरम्यान मैं के बाकी बटन ये क्लियर ये कर वाले दें। जो हैं, ये देखिए, ये इनके गुड। पास आप होवर भी कर रहे हैं तो ये आपके ये जिस तरह है, ये वो आइटम का डिस्प्ले, आइटम डिटेल्स हम गए थे तो वहां से हमें वो सेल्स ए का टैब आया था जहाँ से हमने जाके उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज की थी। ठीक है। ये क्रिएट का है कि यहाँ पे हमने दो आइटम्स ऑलरेडी क्रिएट किए हैं ना, एक और लाइन क्रिएट करनी है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक कोई एग्जिस्टिंग लाइन हमने खत्म करनी हो तो ये डिलीट आइटम यहाँ से प्रेस कर देंगे। ठीक है। ये सारी लाइंस को मैंने जिस तरह से यहाँ से एक एक को चूज कर रहा था, ये सिलेक्ट ऑल करेंगे तो मल्टीपल जितनी भी होंगी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और डी सिलेक्ट से जितनी भी है सारी डी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये पोजीशन से है क्या, मैंने हमारे पास यहाँ पे अभी डिटेल्स थे, हमारे पास को 100 200 हो तो फिर हम यहाँ से पोजीशन प्रेस करके वो एग्जैक्टली उस आईडी पे भी जा सकते हैं, अगर हमें आईडी का पता हो कौन सी आईडी पे जाना है। ये पोजीशन का पर्पज ये है। ऐसे वो मैं हम ऑलरेडी सही। अपनी जो इंक्वायरी है ना उसको ओपन कर लेते हैं और मैं साहब ये पोजीशन को दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसलिए डिस्प्ले लगाया दोबारा, ये हमारा वही इंक्वायरी हम बना चुके हैं ना अभी, तो डिस्प्ले में आए हैं, पोजीशन का बटन प्रेस किया है, इसमें ना मल्टीपल आइटम्स हैं। ठीक है। अभी क्यों हमारे पास दो ही हैं, आप वो अगर ज्यादा हो ना तो उसमें इसका ज्यादा फंक्शन होता है कि आप उसमें मटेरियल लगा के, कस्टमर लगा के, कोई भी जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो एग्जैक्टली वहां पे चले जाए, तो फिर उसके ऊपर आपको फोकस ले गया। 20 मैंने लगाया ना, 20 पे फोकस ले गया। ये जो आपको अभी तो दो है ना, आपके पास ज्यादा आइटम्स हो ना तो फिर आपको ये बहुत फायदा होता है कि एग्जैक्टली आप उस पर चले जाते हैं, ठीक हो गया। बजाय कि वो रिवर्स करते रहे। ये सिलेक्ट ऑल है, ये इधर सिलेक्ट ऑल हो गया, ये डी सिलेक्ट ऑल है, डी सिलेक्ट ऑल हो गया। अब हम इसको जिस तरह से हमने चूज किया था यहाँ से, ये इसकी डिस्प्ले अवेलेबिलिटी हमने पहले की है, ये वही स्क्रीन दोबारा आ गई है। ठीक है। ये अब किस किस आइटम के यहाँ से, ये स्केड्यूल लाइंस का बटन है। ये यहाँ से बता रहा है कि आपके ये जो पर्टिकुलर सेल ऑर्डर की लाइन आइटम है, इसके अंदर डिलीवरी डेट आपकी 17/7 की है, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड जो आप लगा रहे हैं अभी करंटली, तो 5 ऑर्डर क्वांटिटी होगी। कंफर्म भी इसमें, कंफर्म का मतलब है कि इतनी अवेलेबल है, 5 हमारे पास है। ठीक है। अभी इसके आगे नेक्स्ट हमने कुछ एक्टिविटी नहीं की, अभी कोई डिलीवर्ड क्वांटिटी नहीं, क्योंकि हम इसको जब मटेरियलाइज करेंगे, ऑर्डर प्लेस करके उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर इसके अगेंस्ट जो डिलीवर्ड क्वांटिटी भी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो हमने सिर्फ प्री सेल्स एक्टिविटी में उसकी ऑर्डरिंग कर रहे हैं। यहाँ से आपके ये वाला आइटम कंडीशन है, यहाँ से वो स्कीमा खुल जाता है जो हम उधर अभी देख के भी आए हैं कंडीशंस का ना, इसकी प्राइस कितनी है, फिर इसके वो डिफरेंट उसके जो सब टोटल्स वगैरह हैं, कोई डिस्काउंट की अगर अमाउंट होती तो वो इसमें आ जाती, इसमें डिस्काउंट है नहीं, लेकिन ये कैश डिस्काउंट 0% यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर आपकी ये इसकी इंटरनल प्राइस है जो कि कॉस्ट हमें पड़ रही है, वो इसमें मेंशन हो रही है, जो कि हमने अपनी कॉस्टिंग जो इसके ऊपर लगाई है उसके हिसाब से। ठीक है जी। ये इसकी कुछ बटन्स थे। ठीक है। बाकी ये स्पेसिफिक है, अगर आपने कोई, हम नॉर्मल भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये एक कॉन्फ़िगरेबल आइटम्स का भी एक एरिया होता है इसके अंदर, वो अगर आपने एमएम साइड से वो किया हो तो फिर आप इधर वो भी यूज कर सकते हैं। ये सर्टेन कुछ ये इधर बटन। इन्वेंट्री से आएंगी कॉन्फ़िगरेशन में, आइटम कॉन्फ़िगरेशन में, ये इन्वेंट्री से आएंगी यहाँ से। हाँ जी, मटेरियल की टाइप्स होती है ना डिफरेंट, एसएपी क्योंकि बहुत सारे एरियाज को कैटर करता है, तो इसमें वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल कैटेगरी के खुलते हैं। जैसे हमने एक इधर फिनिश टाइप का ये मटेरियल खोला है ना, जिसके ये स्ट्रेट डिस्क्रीट से पड़ता है। एक हो जिसमें डिटेल्स में खुलता हो कुछ कुछ आर्टिकल, उसके आगे डिफरेंट सारे सेट्स अवेलेबल हों कि इसमें जितने ऑप्शंस हैं वो भी अगर अलग अलग हों तो फिर उस तरह के आइटम्स भी बन जाते हैं सेल साइड के ऊपर। फिर वो जाहिर है जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, सेलिंग साइड ने उसको ही कैटर करके वो सेल कर देना है। ठीक। तो ये हमारी इंक्वायरी है जो हमने अभी क्रिएट की।
ये भी हम इंक्वायरी क्रिएट करके हैं इसकी। आपको अगर थोड़ा सा डिटेल देखें तो ये वो कस्टमर की रिक्वेस्ट है जो कि वो हमें सेंड करता है ताकि हम इसके अगेंस्ट उसको कोटेशन प्रोवाइड करें, जो इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें हमने चीज़ें बतानी क्या है कि इसकी जो इसकी कॉस्ट क्या आएगी और इसकी अवेलेबिलिटी, और फिर स्पेसिफिक जो क्वांटिटी और जो डेट्स हैं वो इसमें मेंशन कर देता है। जो कस्टमर हमें इन्फॉर्मेशन देता है उसी को हम यहाँ पे एज अ इंक्वायरी डॉक्यूमेंट लॉक कर लेते हैं। और ये जो आपका इंक्वायरी सिस्टम में मेंटेन होती है, और आप ये जरूरी नहीं है कि आप वो मतलब अभी, क्योंकि वो आपका एक तो रनिंग कस्टमर भी हो सकता है आपने वो अपनी प्री सेल एक्टिविटी में ना एक नया पोटेंशियल कस्टमर टैप किया है और उसने मैं भी सिर्फ पूछा है कि मैं ये अगर आपसे लूँ तो आपके पास इसकी क्या डिटेल्स हैं, तो वो हम अपने पोटेंशियल कस्टमर की भी इंक्वायरी लॉग कर सकते हैं। इसके ये बेसिकली एक प्री सेल एक्टिविटी इसलिए कहा गया, इसके साथ कोई बाइंडिंग सिस्टम में मेंटेन नहीं होगी। जब तक ये ऑर्डर में मटेरियलाइज नहीं हो जाएगा तब तक इसके ऊपर और कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ये सिर्फ ये आपका जो प्री सेल जितना भी चीजें हैं उनको ये लॉग कर देगा सिस्टम में। लेकिन अगर ये प्रोसीड कर जाती हैं तो इन्हीं के को रेफर करते हुए आप अपना ऑर्डर की तरफ भी जा सकते हैं, तो आपको दोबारा दोबारा वो ये चीजें नहीं करनी प्री पड़ेगी। प्री सेल के लिए भी हमें मास्टर, कस्टमर मास्टर और मटेरियल का मास्टर इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा पर। हाँ जी, वो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम ना पॉजिटिव इंटेंट में जा रहे हैं। हमने ये जो प्री सेल की एक्टिविटी में इंक्वायरी बनाई है ना, हमारा जो वो हम यहाँ पे लेके उसको हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 70% इस का जो ऑर्डर इसने यूटिलाइज कर देना है। तो हमने फिर यही जो डाटा है ना इसको आगे बाद में ऑर्डर में कन्वर्ट भी आपकी कर आवाज देना है। कट रही है। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि हमने ये जो बनाई है ना इन अ पॉजिटिव इंटेंट, ये हमने इसको ऑर्डर तक लेके जाना है। तो हमने ये जो डाटा यहाँ पे बना लिया है इसी ने ना आगे अडॉप्ट हो जाना है ऑर्डर की तरफ, इंक्वायरी की तरफ, और कोटेशन ने ऑर्डर की तरफ। तो ऑर्डर हमने की तरफ। यही यूज कर लेना है। ठीक। अच्छा, ये अब इसका जो नेक्स्ट है इंक्वायरी से वो है कोटेशन है। कस्टमर ने हमसे कुछ डाटा इंक्वायर किया, फिर हमने उसके अगेंस्ट कस्टमर को एक ऑफर देनी है अपनी, उसको सिस्टम क्या कहता है, कोटेशन कहता है। और ये ऑफर क्या है, इसमें हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और जो उसकी जितनी अमाउंट है वो उसमें बताएंगे, और जो टाइम फ्रेम उसने हमने इंक्वायरी में बताया है उसके अंदर हम उसको क्या कुछ अपनी अवेलेबिलिटी चेक करते हुए उसको हम कोट करेंगे कि हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारी जो प्री डिफाइंड प्राइस क्या होगी जिसपे हम आपकी इंक्वायरी के अगेंस्ट हम आपको क्या ऑफर करके क्या कर सकते हैं। और इसमें फिर डिफरेंट जो हमने आपके वो कंडीशन वगैरह लगाई हुई हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। हम इसके बाद अभी जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है केस स्टडी का वो भी यही क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये अभी हमने इंक्वायरी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अब हम जाते हैं कोटेशन की तरफ। ये वही हमारे पास ऑलरेडी ट्री है, सेल्स इंक्वायरी का ट्री था। उसके बाद हमारे पास नीचे कोटेशन है, VA21 उसका कोड है। कोटेशन की जो यहाँ पे टाइप यूज हो रही है वो QT है। सेल ऑर्गेनाइजेशन वही है जो कि हम अभी यूज करेंगे, हम अभी यूज कर रहे हैं, तो वही डिफॉल्ट में सिस्टम लाई जा रहा है। अच्छा, इसमें अब एक हम डायरेक्टली जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा इसमें जो हमारे केस स्टडी में हमें बताया गया है कि हम विद, यहाँ पे एक बटन आपको नजर आ रहा होगा, क्रिएट विद रेफरेंस भी कर सकते हैं। ये हम क्योंकि ऑलरेडी एक इंक्वायरी इसकी लगा चुके हैं, तो हम इसको क्रिएट विद रेफरेंस भी कर सकते हैं। इंक्वायरी को आप ढूंढ भी सकते हैं लिस्ट में जाके। अपना रेलिवेंट इसमें डाटा देते हुए। ये मैंने आज की डेट दी है, तो वो डॉक्यूमेंट नंबर वैसे मैं डायरेक्टली भी दे सकता हूँ, मैं इस तरह फाइंड भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्रिएट विद रेफरेंस के अंदर मैंने इंक्वायरी फाइंड कर ली।
इस तरह से ये सर्चिंग का मैकेनिज्म है। स्टार्ट सर्च करते हुए आपको जो चीज़ें पता है, इस तरह से मैंने अभी आप लिस्ट भी दिखाई जो सर्च करते हुए आई है, उसी को मैंने जब चूज कर लिया तो मेरे पास इंक्वायरी की फील्ड में वही नंबर आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि उसको, नंबर यहाँ पे मेरे पास आ गया है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे कॉपी का बटन प्रेस करूंगा। वो जो मैंने इंक्वायरी बनाई थी वो सारा उसका डाटा पिक होके विद रेफरेंस कोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, वही सारा डाटा जो मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे किया था। मुझे अब दोबारा से वो कोटेशन नहीं बनानी पड़ी। यहाँ पे जो रेफरेंस डाटा, अगर कोई चेंजेस आ गई हो तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सेम ही है डाटा, तो मैं दोनों वही यहाँ पे लगा। और यहाँ पे आपका वो हिस्ट्री भी हो रही होती है, आप इसको स्पेस प्रेस करें तो आपकी वो जो ऑलरेडी यूज में एंट्री किया जाती है। अब हमने इसमें दो जगह ये डेट मेंशन कर दी है, और रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट भी हम इसकी 1 मंथ बाद की कर देते हैं। ये जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे भी यही मैसेज आया कि डिफॉल्ट डेट जो है ना वो हमारे पहले जो उसने 17/7 ही मेंशन कर दी थी। अब मैंने क्योंकि उसको 1 मंथ आगे किया है तो वो अब इसको वो चेंज कर रहा है, उसका वो वार्निंग मैसेज देता है कि आप इसको चेंज करें। अब यहाँ से आइटम कंडीशन में हम जा रहे हैं। प्राइसिंग डिटेल्स हमारे पास सारी आ रही हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे PR00 में इसकी प्राइस आ रही है, और यहाँ हमने यहाँ पे एक डिस्काउंट ऐड करना है 50 अमाउंट का, जो कि K004 यहाँ पे हमें बताया गया है। K004 का नाम क्या है? मटेरियल बेस्ड डिस्काउंट। $50 हमने, जैसे हमने वो $50 का डिस्काउंट ऐड किया है तो सारा उसका वो रेलिवेंट स्कीम अपडेट हो गया है, और वो 250 का इम्पैक्ट जो है हमारी टोटल 4980 के अंदर भी चला गया। ये इसी तरह सिमिलरली हमने 250 का इम्पैक्ट डाल दिया। यहाँ से हम अब बैक जा रहे हैं। गो टू हेडर कंडीशन। अच्छा, इसमें एक तो हमने आइटम के ऊपर डिस्काउंट लगाया है ना, हम एक पूरे ऑर्डर के ऊपर भी कलेक्टिव डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। गो टू हेडर कंडीशन, ये हमारी हेडर लेवल की कंडीशन है। ये इस बात के थ्रू हम यहाँ पे आ गए। अब एक जो नेट डिस्काउंट हम इसमें ऐड करने लगे हैं 5 अमाउंट का।
अच्छा, ये हम जहां भी ऐड करें वो हमारे स्कीमा में जिस प्लेस के ऊपर डिफाइंड होगा वहां पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये हमने 5 यहाँ पे अमाउंट दे दिए। अच्छा, यहाँ पे आपको केस स्टडी में भी बताया जा रहा है कि 5 की जब आपने अमाउंट डाल दी है लेकिन आपकी कंडीशन वैल्यू 0 या अपडेट नहीं हुई है, तो आपने क्या करना है, एक्टिवेट आइकॉन प्रेस करना है ताकि ये 5% का डिस्काउंट जो है इम्पैक्ट ले जाए। ये न्यू प्राइसिंग एक्टिवेट होके कैरी आउट हो गई है, और ये आपका 5% का नेट डॉक्यूमेंट पे डिस्काउंट जो है ना वो लग गया है। इसके बाद आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। ये आपका कोटेशन का नंबर है जो लग गया है, इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं दोबारा से। इसमें आप देखें मटेरियल में हमने एक $50 डिस्काउंट लगाया था, वो यहाँ पे आ रहा है, और हमने ओवरऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डिस्काउंट लगाया था उसका जो 5% पोर्शन बनता है वो 737, वो यहाँ पे भी इम्पैक्ट मटेरियल में भी आ गया, क्योंकि ओवरऑल डॉक्यूमेंट पे लगाया है तो जो आपके नीचे एसोसिएटेड मटेरियल है उन पर भी इम्पैक्ट चला गया, क्योंकि उसी को उसने मिल के वो फिर नेट के बराबर होगा। और इसी तरह हम सेकंड इसमें इसमें $50 जो है वो तो मटेरियल 1 पे लगा होगा, जो 10 वाला हमारा आइटम हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, और 5% हमारे दोनों के अमाउंट पे लग गए। हाँ जी, 5 हमने लगाया है हेडर के ऊपर जाके। मैं आपको दोबारा भी दिखा देता जी, हूँ, पहले हम देखते हैं कि उसको हमारी सेकंड लाइन पे क्या इम्पैक्ट आया है। हाँ यही मतलब। हाँ जी, सेकंड लाइन में हम देखें, हमने वो मटेरियल वाला डिस्काउंट नहीं लगाया, वो नहीं आया, जो हमने ऊपर हेडर पे इकट्ठा लगा दिया था वो इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ गया 5%। हमने लगाया अच्छा, कहाँ पे था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने हेडर में जाके मैंने कंडीशंस जो ओवरऑल हेडर की कंडीशंस थी वहां पे लगा दिया था ये अब इसका इम्पैक्ट निचले दोनों मटेरियल्स के ऊपर चला गया। ठीक, ये 1057 टोटल इम्पैक्ट है उसका। हाँ जी, उसमें से वो अगर हम दोनों का देखें तो ये आप अगर देखें 737 ए मटेरियल में 10 नंबर मटेरियल में आ गया है, और बाकी जो 320 है वो ठीक मटेरियल 2 में चला है, गया। ठीक है। अच्छा, इस कोटेशन को जो हमने अभी सेव किया, इसका अगर हमने प्रीव्यू देखना है, लाइक प्रिंट आउट लेना है, तो वो किस तरह हम्म। हम देखते हैं? अच्छा, ये अब वैसे आमतौर पे क्या है कि जो कंपनीज है, क्योंकि उनके अपने वो फॉर्मेट और लोगो वगैरह होते हैं, तो वो अपना ना एक आउटपुट डिजाइन करवा लेती हैं, फिर वही इसमें सही, अटैच कर देती हैं, उसी को भिजवाती हैं आगे कि ये तो सही। यहाँ पे तक जेनेरिक होगा ना, आपकी कंपनी हम्म, का जाहिर है, इसके ऊपर आपने किसी को सेंड करना है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, तो लोगो भी लगा होगा, एक सर्टेन फॉर्मेट होगा, वो बनवा के वैसे फिर ही, उसी को सेंड करते हैं। सही सही। अच्छा, ये हम इसको यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, अभी अब जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने इंक्वायरी को ही रेफर करते हुए कोटेशन बनाई है, उसमें जो एडिशनल वर्किंग हमने करनी थी, डिस्काउंट वगैरह प्लेस करने थे, वो सिर्फ किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो हमारा प्री सेल्स एक्टिविटीज के बाद डॉक्यूमेंट जो बनता है वो है सेल्स ऑर्डर। अच्छा, अब इसमें अच्छा, उसमें वो जेनेरिक ही चाहे वो दफा शो करा देते हैं, अगर वो पीडीएफ को देखता है, प्रिंट आउट जी, दूंगा वो मैं यार उसके पास। वो मैं इसका डॉक्यूमेंट उसको आउटपुट देख के ना इसको करा देता हूँ आपको। अच्छा, ठीक। ठीक, वो करवा करा देता हूँ आपको। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो है ना वो सेल्स ऑर्डर का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसमें अब कुछ कंपनी टू कंपनी रिक्वायरमेंट है, कुछ कंपनीज अगर प्री सेल एक्टिविटी का उनके पास वो सेटअप नहीं है या वो फॉर्म इस तरह सिस्टम में नहीं कर रहे, तो ऑर्डर डायरेक्टली भी प्लेस हो जाता है, लेकिन आपकी वो अगर विद रेफरेंसिंग टू प्री सेल एक्टिविटी चलता है तो फिर आपका वो उसी रूट पे सारा वो परफॉर्म हो जाता है, और आपके पास पूरी लॉग भी होती है उसकी। अच्छा, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर डॉक्यूमेंट जनरेट जो होंगे इसमें एक तो है कि हम कोटेशन की बेस के ऊपर बना सकते हैं। एक हम कुछ कंपनीज होती हैं जो कि बल्क का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं,
सर्टन टाइम पीरियड का, क्वांटिटी बेस्ड भी हो सकता है और सर्टन और भी ड्यूरेशन के एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। तो उन वो अगर बने हुए हैं तो उनसे भी ऑर्डर रेफर हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल गो एंट्री है तो ये हम जो उसकी कोटेशन है उसके रेफरेंस से भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर चीज़ें क्या हैं, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल, सर्विस एंड क्वांटिटी है, फिर प्राइसिंग कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक डिलीवरी डेट और क्वांटिटीज आती हैं, फिर कुछ शिपिंग की इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ बिलिंग की होगी। ये हम अभी यहाँ पे ये स्क्रीन में साथ देख भी लेते हैं। सेल्स डॉक्यूमेंट 3 एरिया इसके मेन होंगे। एक आपका हेडर है, जिस तरह हमने अभी पिछले प्री-सेल के डॉक्यूमेंट में देखा है कि ये एरिया जो ऊपर जहाँ पे हम कस्टमर वगैरह लगाते हैं और उसकी रेफरेंसिंग देते हैं, ये इसका आपका हेडर का एरिया होता है। इसके अंदर आपका कस्टमर का डाटा और ऑर्डर की टोटल कॉस्ट ऊपर नज़र आ रही होती है यहाँ पे इस तरह। फिर ये आपका सेकंड का लाइन आइटम का डाटा होता है, कि जहाँ पे आपने मटेरियल्स डाले हैं, उनकी ऑर्डर क्वांटिटी डाली है और फिर उसके रिलेवेंट डाटा डाला है। फिर थर्ड एरिया आपका है स्केड्यूल लाइन का। ये हमने वो लाइन्स को चूज़ करके उनके अंदर सब डिटेल में जाके देखा था कि इसकी स्केड्यूल लाइन का बटन प्रेस किया था, तो वहाँ पे वो बता रहा था कि ये ऑर्डर है और इसके अगेंस्ट अभी डिलीवर कुछ नहीं हुआ। ये वो थर्ड एरिया है स्केड्यूल लाइन का। अब इसमें अगर आप देखें तो जो आपका लाइन आइटम इसमें अभी बताया, मटेरियल आएगा, क्वांटिटी आएगी और उसकी वो इंडिविजुअल लाइन की कॉस्ट वहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसकी आप कंडीशन भी उस तरह के इसके रेलेवेंट दे सकते हैं। और स्केड्यूल लाइन में क्या है कि ये एक लाइन आइटम के अंडर स्पेसिफिकली उसकी सब डिटेल है उस लाइन आइटम की, जो वो बता रही है कि इसके अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी डिलीवर हो चुकी है और कोई पार्शियल हो चुकी है या अभी इसके अगेंस्ट कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। अब इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन पिक हो जाएगी और सारा हर सेल ऑर्डर आपका क्या-क्या कैरी करता है। एक तो आपका डिलीवरिंग का स्केड्यूल है। पहले जो था वो एक हमने प्रोपोज़िशन प्लेस की थी, जो प्री सेल्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सेल्स ऑर्डर की बेस के ऊपर हम जो अब स्केड्यूलिंग अगर देंगे तो वो हमारे रिलेटेड सारे जो मटेरियल की जिस-जिस जगह पे अवेलेबिलिटी और उसकी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स अगर कहीं पे जनरेट हो रही हैं, उन सबको ये इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और इसकी बेस के ऊपर ही अगर आपकी ऑर्डर बेस्ड प्रोसेसिंग है, जहाँ पे आपने ऑर्डर आता है तो उसके रेफरेंस में अपना मैन्युफैक्चर करते हैं या उसको उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो आप ये जो आपकी शेड्यूलिंग है, इसकी बेस के ऊपर ही सारा वो आपका रिक्वायरमेंट प्लानिंग चलेगी और आपकी वो जो चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो वो उनका एक प्लान्ड प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसीड हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे वो आप नेक्स्ट इसको प्रोडक्शन का जो आपका मॉड्यूल होगा उसमें इसको देखेंगे भी कि आपके सेल ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्शन कैसे होगी। और फिर उसके अगेंस्ट कोई चीज़ें अगर हमारे पास स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी प्रोक्योरमेंट का साइकिल भी वहाँ से चल जाएगा, जो कि आगे फिर आपका मटेरियल मैनेजमेंट की परचेज़िंग में चला जाएगा। इसमें सारा ये एक बेसिकली इंटीग्रेटेड चीज़ है। अगर आपके इस सेल ऑर्डर की बेस पे सारा कुछ होना है तो फिर यहीं से वो सारा कुछ रिक्वायरमेंट पास ऑन हो जाती है। और आपका सेल ऑर्डर का जो क्रेडिट लिमिट का जो चेक है वो भी यहीं पे चल जाता है कि आपका ये वाला ऑर्डर अगर जितनी अमाउंट है वो दे दी जाए, इसको इंक्लूड करके आपकी कहीं जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है कस्टमर की वो आउट तो नहीं हो जाती। अगर वो एक्सीड कर रही हो तो फिर यहाँ पे आपका ये जो ऑर्डर है क्रेडिट ब्लॉक में चला जाता है और उसको आप एक सर्टेन वर्क लिस्ट या अप्रूवल मैकेनिज्म के थ्रू उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि वो आपको श्योरिटी है, सिस्टम ने अपनी बेस के ऊपर उसको ब्लॉक में डाल दिया, आप उसको ब्लॉक से किसी अथॉरिटी को देके तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स केस स्टडी। अब यहाँ पे केस स्टडी का ये वाला एलिमेंट है, क्रिएटिंग सेल्स ऑर्डर रेफरेंसिंग ए कोटेशन। अब हमने कोटेशन ऑलरेडी बनाई हुई है। अब यहाँ से हम ऑर्डर और ये 01 क्रिएट की ट्रांजैक्शन है। यहाँ ऑर्डर टाइप हम लगा रहे हैं जी स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप ओआर।
और ये हमारे पास उसके वही ऑर्गेनाइजेशनल डाटा के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे विद रेफरेंस बना रहे हैं, इस तरह हमने कोटेशन बनाई थी सिमिलर पैटर्न के ऊपर, क्रिएट विद रेफरेंस। यहाँ पे कोटेशन हमारे पास हो रही है, हम इसको जो भी कोटेशन बनाई है उसको चूज कर लेते हैं। ये हमारी कोटेशन आ गई। सिमिलरली हम इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे। तो उस कोटेशन के डाटा की बेस के ऊपर ही हमारा ऑर्डर स्क्रीन बिल्ड हो जाएगी। कस्टमर का रेफरेंस डाल देंगे। और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। एडिशनली जिस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट है, इंक्वायरी है, कोटेशन है, ऑर्डर है, हमने क्रिएट किया है, तो हम इसको उसकी वन अगर यूज हो रहा है ना क्रिएट के लिए, तो उसका सिमिलरली ये 02 जो है वो फॉर चेंज होगा, और 3 फॉर उसके डिस्प्ले के लिए आप डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अभी जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको अगर आप डिस्प्ले प्रेस करेंगे तो आपका वही 229 डॉक्यूमेंट आपको विजिबल हो जाएगा। बाकी इसकी उसका पैटर्न जो स्क्रीन पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है, जैसा हमने इंक्वायरी में सारा वो बटन स्टडी किए थे, ये बिल्कुल वैसे इधर भी चलेंगे। ये एक ही मॉड्यूल का पूरा पैटर्न है, तो उसके अंदर वो सिमिलर चीजें वैसे ही चलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब आ रहे हैं स्टॉक चेक के ऊपर। इन्वेंटरी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, स्टॉक, स्टॉक ओवरव्यू। ये स्टॉक ओवरव्यू की एक स्क्रीन मेन पे आ जाएगी। यहाँ से हम जो हम अभी ऑलरेडी मटेरियल यूज करते आ रहे हैं वो उसने डिफॉल्ट में दे दिया है, हम इसको लिस्ट में से भी चूज कर सकते हैं उसी पैटर्न से, जैसे हम फाइंड कर रहे हैं, मैकेनिज्म का सेम रहेगा वैसे ही। अच्छा, इसमें वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, सिलेक्शन के टैब्स हैं। हम इसको अभी क्योंकि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मटेरियल एक जनरली सेंट्रल है, इसमें और तरह के भी सारे एक्टिविटीज के लिंकेज होती है। हम इस वक्त क्योंकि सेल मटेरियल को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमारा वही सेल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे लग जाएगा, उसके अगेंस्ट ही हम फाइंड कर लेंगे। मुझे मटेरियल एक्चुअली मैंने यूज किया है, उसको मैं अगर लगाना चाहूँ तो मैं वो भी लगा सकता हूँ सर्च में।
और डायरेक्टली यहाँ भी लगा सकता हूँ। कार्ड यहाँ पे हम लगा रहे हैं हमारे। यहाँ से इसका नीचे बटन आ रहा है एग्जीक्यूट का। ये एक स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट है। इसका टी कोड MMBE से भी आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं ये, लेकिन आपको मैंने वो ट्री पाथ से भी इसको लिए हैं। यहाँ पे आप इसको डिटेल्ड डिस्प्ले अगर इसका देखना चाहें तो इस तरह वर्टिकली भी सारा नजर आ रहा है आपका। ये जो इस वक्त 95 स्टॉक है, जो हमने ये जब हमने मटेरियल मटेरियल की अवेलेबिलिटी सेल ऑर्डर में देखी थी, सेल्स के डॉक्यूमेंट्स में देखी थी, तो वहाँ पे यही आ रही थी 95 है। और इसमें से जितना ऑलरेडी वहाँ पे आ रहा था स्केड्यूल्ड 10 पे भी नजर आ रहा है कि ये अभी डिलीवर हुआ तो नहीं है, लेकिन ये स्केड्यूल हो गया सर्टिफिकेट के अंदर वो 10। और सेल ऑर्डर में कितना अभी इस वक्त लगा हुआ है वो 5 है। ठीक है? तो ये कोई इस तरह यहाँ से इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। अब हम जो स्टॉक चेक के बाद वापस वहीं पे जा रहे हैं, जो हम अपना सेल ऑर्डर अभी बना के आए हैं। मैं आपको पहले भी इधर स्टॉक वाली से पहले भी बताया कि डिस्प्ले में कैसे जाएंगे, तो ऐसे ही इधर से मूव करते हैं। ये डिस्प्ले सेल ऑर्डर्स हमने हमने बनाया है ऑर्डर, वो आप इसको एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, कंटिन्यू का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ये सेल ऑर्डर वो फाइंड करके गया है। आप हमारे पास लास्ट में नंबर वही आ रहा है, हम इसलिए उसमें चले गए हैं, अदरवाइज हम इसको फाइंड करके भी जा सकते हैं। यहाँ से भी नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा जी कि आप जिस तरह हम पिछली स्क्रीन पे करके आए हैं वैसे ही सेकंड आइटम को चूज करेंगे और इसकी अवेलेबिलिटी का डॉक्यूमेंट यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे स्टॉक कितना है 78 नजर आ रहा है, और इसके 2 आइटम्स जो हैं वो डिलीवरी में स्केड्यूल्ड हैं, और कस्टमर के ऑर्डर के अंदर 2 आइटम्स हैं। ये वही इसको अगर आप नेक्स्ट हम जाते हैं। अच्छा, वो हम अभी जो स्टॉक चेक करने गए थे ना, वो MMBE की स्क्रीन से लग, तो यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है यहाँ पे भी वो बटन आ रहा है स्टॉक ओवरव्यू का। हम यहाँ से डायरेक्टली भी उसको देख सकते हैं। ये 78 और वो उसकी आगे पोजीशन आ रही है। स्कोप ऑफ चेक में आते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारी अवेलेबिलिटी चेक हुई है वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। चेक फुल है, सेल ऑर्डर के रिस्पेक्टिव यहाँ पे देख रहा है। सेल्स की इसमें जो कोई डिलीवरी ऑलरेडी बनी हुई है, कोई मटेरियल रिजर्व्ड है, या सेल की कोई रिक्वायरमेंट प्लेस है, इस सारा कुछ इसमें इंक्लूड करके वो आपका स्टॉक चेक जो अवेलेबिलिटी चेक है वो कर रहा है। ये इसमें आपको बता रहा है कि मेरा स्कोप क्या है, जिसके वाले से मैंने आपको
बताया कि मटेरियल है कि नहीं। क्रॉस करते हैं। यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो इसका जो बटन है कंडीशंस वाला, वैसे ही आ गया जैसे कि हमने पहले किया था। अच्छा, ये अब देखें, ये हमने कोई भी चीज़ सेल ऑर्डर पे नहीं की, ये सारे वो काम है जो हमने कोटेशन के लेवल पे किए थे, वो वहां से क्योंकि रेफरेंस करके बनी है, तो इसमें वो सारा चीज़ें वहीं पे पास ऑन होगी। अच्छा, हमने आइटम को कॉस्ट से शुरू किया है, सेल सेल से, और इसकी कॉस्टिंग हमने नहीं की। कॉस्टिंग का फैक्टर वो काम पे डिसाइड हुआ, जैसे इसकी कॉस्ट नीचे आ रही थी पहले इसकी मटीरियल की, वो कॉस्ट ये हमने वाली कहाँ जो, पे मेंशन। जी जी। जी नहीं, ये सही एक है। तो सेल प्राइस था ना, एक हमने हाँ जी, कॉस्ट हाँ जी, प्राइस इंटरनल कॉस्ट प्राइस इसलिए मेंशन की हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। हम तो कहीं पे भी ऑर्डर जो इंक्वायरी के अगेंस्ट जब कोटेशन देने लगते हैं तो हम पहले इसकी कॉस्टिंग करते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पे वो कॉस्टिंग का फैक्टर कहीं पे नजर नहीं आया। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो वो जो आपके पास कॉस्ट आ रही है ना, वो बेसिकली ये वो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है, 1400 जो यहाँ पे लगाई हुई। मटेरियल जो ओपन हुआ है ना, प्राइस है आपकी। लेकिन ये तो जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, हम 1400 की ले रहे हैं और आगे 3000 की सेल कर रहे हैं। हाँ लेकिन जी, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें तो हम पहले प्राइस ये 1400 पहुंचने तक भी हम इसके हिसाब लगाते हैं ना कि कितना मटेरियल लगेगा, हमारा ओवरहेड कितना आएंगे, शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये वो जो कॉस्टिंग है ना इसकी, वो बेसिकली वो कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर फॉल करती है। वो आपका जो सही कॉस्ट एस्टिमेट चलता है ना, वो जो है। इसका जिसकी जो इधर फिर वो प्राइस अपडेट कर देता है, वो आपका बेसिकली कंट्रोलिंग सेशन के अंदर पूरा बनाया जाएगा कि किस तरह से वो इसके अगेंस्ट बननी है। सही, वो वहां से बन के फिर ये 1400 इधर आएगी प्राइस। हाँ जी। वो इसमें दोनों ऑप्शन है। फॉर ट्रेडिंग पर्पज आप यहाँ से स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक अभी हम उसमें से केस देख रहे हैं, वो वैसे भी हमने भी बाइक केस बनाया था, लेकिन हम जो इसका एस्टिमेट चलाएंगे ना, वो हमारा कंट्रोलिंग के स्कोप में आता है। वहाँ पे हम कॉस्ट एस्टिमेट चला के वो प्राइस यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाती है। वो फिर यहाँ ठीक पे हम जो इसके कॉस्टिंग के रिलेटेड टैब्स है ना, वो बेसिकली एसोसिएटेड है उधर से, वो हम उस सेशन के अंदर देख लेंगे। वो कॉस्टिंग पे वो इधर ही करेंगे, इधर ही कॉस्टिंग वन और कॉस्टिंग टू में, लेकिन वो फिर इससे रिलेट हो जाएगी ऐसे। हाँ जी, वो बेसिकली क्योंकि पूरा उसका सेटअप कंट्रोलिंग डोमेन में आएगा ना, वो वहाँ पे उसके सारे एलिमेंट डले होंगे कि इसको जिसमें कंसिडर करो, फिर इसको चलाएंगे, फिर वो आपका एस्टिमेट चलेगा। ठीक है, और वो जो जो इस आइटम की मटेरियल की वहाँ पे कॉस्टिंग करेंगे तो वो वहाँ यहाँ पे फिर वो टैग हो जाएगी। हाँ जी। वो वहां से जैसे वहां पे आप पूरा एक वो उसका डिजाइन करके मार्क करके जब रिलीज करेंगे ना, तो फिर इधर अपडेट होगी। ठीक। थैंक अच्छा, इसमें एक चीज हम अभी देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, एंड सेशन के 10 मिनट जो है ना, इनके यूज़र भी चेक करने हैं। कुछ सिस्टम के जी। ऊपर यूज़र चल नहीं रहे, तो आप 10 मिनट वो भी साथ देने हैं सेशन के अंदर ही। अच्छा, वो हमें ये स्क्रीन शेयर कर लेंगे, फिर हम वहां से देख लेंगे। चलें ठीक है। अपना रिजवान साहब, आप साथ साथ वो भी बता दें जो जो सिस्टम नहीं यूज़र नहीं चल रहा, ताकि वो भी साथ इसी सेशन में हो जाए। चले, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि किसी से चल गया और किसका नहीं चला। ये देख जी ठीक है। लो।
अच्छा ये आपको मैं दोबारा से आ जाता हूँ। सेल ऑर्डर की डिस्प्ले की स्क्रीन हम देख रहे थे, तो यहाँ से जब हम ऑर्डर में एंटर कर लेते हैं तो यहाँ पे भी बटन आ रहा है डॉक्यूमेंट डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो का। और आप इसको बाहर रहते हुए भी अभी मेन स्क्रीन पे आए तो यहाँ पे बटन आ रहा है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो का। इसी डॉक्यूमेंट का अगर हम फ्लो चलाते हैं तो ये हमें बता रहा है कि आपकी ये इंक्वायरी थी जिसके अगेंस्ट ये कोटेशन लगी और उसके रेफरेंस में आपका ये वाला ऑर्डर लगा हुआ है। आप यहाँ से बिजनेस पार्टनर यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ से जाते हुए भी कोई आपका रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करा सकते हैं कि मैं कहाँ से इधर स्विच किया है मैंने। ठीक है, आपका डिस्प्ले सेल ऑर्डर और यहीं से आपका डॉक्यूमेंट फ्लो का बटन, साथ आपके पास स्टेटस ओवरव्यू का बटन है जहाँ से ही आपको बता रहा है कि ये जो आपका रिस्पेक्टिव ऑर्डर है इसका सोल्ड टू पार्टी मेंशन्ड और फिर आपका हेडर हेडर और फिर आइटम्स, ये आप सारा बता रहा है कि आपके डाटा कंप्लीट है, लेकिन ये आपको सारा स्टेटस साथ साथ बता रहा है कि इसमें से डिलीवर कुछ नहीं हुआ अभी नहीं, क्योंकि डिलीवरी भी नाम बनाई है कोई इसकी, इसलिए सिर्फ इसकी भी ऑर्डरिंग हुई है और स्टेटस इसका है कि नॉट डिलीवर्ड। जो हमारा रेलिवेंट डाटा था वो हमने एंटर कर दिया है, ये इसके कुछ डिटेल भी है कि इसका डाटा कंप्लीट है, हमने इनकम्प्लीशन नहीं है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, इसलिए ये ओवरऑल इसका स्टेटस अभी ओपन ही है। इसी को आप आइटम लेवल पे भी अगर देखेंगे तो आपको बता देगा कि आपका 5 क्वांटिटी का ऑर्डर ओपन है, कंफर्म्ड है, लेकिन डिलीवर नहीं है अभी कुछ भी। सिमिलरली आपकी सेकंड जो आइटम है उस पर भी ऐसे ही आपको डिटेल नजर आ रही है। इसमें अगर आपने इसकी ऑर्डर्स की लिस्ट देखनी हो तो वो ये 05 भी एक की कोड है और VA05N। यहाँ से आपको जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपका सोल्ड टू पार्टी है लगाते हैं तो हमने अभी इसके जो डॉक्यूमेंट लगाया है वही यहाँ पे उस क्योंकि पार्टी हमने क्रिएट की है तो उसके अगेंस्ट जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसकी वो लाइन आइटम यहाँ पे आ रही है, पूरा उसका डिटेल यहाँ पे आ रही है। इस लिस्ट के अंदर भी आप इसको चूज करते हुए यहाँ से डबल करेंगे तो आप यहाँ से भी वो उसी अपने ऑर्डर में चले जाएंगे जो भी बना के आए हैं। अच्छा इसमें अभी एक हम ऑर्डर के रेफरेंस में एक इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, स्केजुलिंग, जो हमने स्केजुल लाइंस भी देखी हैं और अवेलेबिलिटी चेक भी देखी है। जब भी आपका कोई ऑर्डर बनता है तो आपने ना एक उसमें रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट डालते हैं आप, हर लाइन आइटम वाइज भी हो जाती है और अगर पूरे ऑर्डर की सेम है तो आप हेडर लेवल पे भी डाल सकते हैं। जैसे अभी हम अभी वाला जो ऑर्डर है उसको देखते हैं इसमें हमने कहाँ पे डाल दिया। ये एक आप देखेंगे यहाँ पे एक रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट आ रही है, ये हमने वहाँ पे इसको प्री सेल से लेके चले हैं कि इसको 1 मंथ तक ये हमें रिक्वायर्ड है ये ऑर्डर, तो हमने आज की तारीख से 1 महीने की डेट इसमें डाल दी है, ये आपकी रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट है। ये आपका इस लेवल पे भी डाली जा सकती है और अगर लाइन आइटम की डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप वो भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं।
ये लाइन आइटम वाइज भी ये आपके पास डेट अवेलेबल है, आप इसको ट्रांस भी कर सकते हैं कि 10 की अलग है, 20 की अलग है। और अगर सिमिलर है तो जो आपकी ऊपर सेम है वो और ये वहीं पे। अच्छा, इस तरह से एक आपकी प्राइसिंग डेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अच्छा, इसमें डिफरेंट आपका जिस तरह से प्राइसिंग लिस्टें होती हैं ना आपके ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी लिस्ट विद सम सर्टन विद इफेक्टिव डेट वो चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक साथ से पहले जो है वो इसकी प्राइस थी 2500 यूएसडी, और अब मटेरियल की फ्रॉम 17 हो गई है आपकी 3000। तो आपकी वो ये प्राइसिंग डेट जो अब लगती है, ये बेसिकली वो उसको मेंशन करते हुए आपके पास सिस्टम के अंदर वो दोनों टेन्योर का रेट अवेलेबल होता है, ये उसको मैच करते हुए यहाँ पे प्राइसिंग बेसिकली पिक हो रही है। अच्छा, ये बात हम कर रहे थे कि जो आपकी रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट हर आइटम की भी लग जाती है और एक जेनेरिक भी लग सकती है। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपकी डिलीवरी टाइमलाइन सिस्टम एक मेंटेन करता है, उसके हिसाब से फिर आपकी मटेरियल की अवेलेबिलिटी को चेक किया जाता है। अब इस अवेलेबिलिटी चेक की जैसे हमने बात की, इसके अंदर ना दो स्केजुलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें एक है फॉरवर्ड स्केजुलिंग और एक है बैकवर्ड स्केजुलिंग। दो रूल्स हैं जो इसके अंदर लगते हैं। अगर हम पहला देखें बैकवर्ड स्केजुलिंग का, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर डेट है, उसमें आपने एक रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट डाली है, जो कि जिस तरह हमने एक डेट डाल दी है 1 मंथ की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए है कि आपका वो डेट से सिस्टम बैकवर्ड कैलकुलेट करता है कि जो आपने रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट दी है, क्या उसके हिसाब से आपको ये मटेरियल अवेलेबल हो सकता है कि नहीं। उसमें जो चीज़ें देखता है उसको बैक ट्रैक करते हुए ऑर्डर डेट तक, वो यहाँ पे पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट डाली है आपने, उससे ट्रांजिट टाइम है गुड्स इश्यू से डिलीवर होने का ट्रांजिट टाइम 2 दिन का अगर है, तो आपका यहाँ पे आपकी उस गिवन डेट से 2 दिन पीछे आपकी हो जाएगी गुड्स इशू डेट, जो सिस्टम स्केड्यूल के अंदर लेके आएगा। फिर यहाँ से इसी तरह से आपका जो लोडिंग का टाइम अगर 1 डे का है, तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन की स्केजुलिंग है, उसके अंदर अगर आपका 1 डे लगता है, तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। फिर आपकी जो पिक एंड पैकिंग के 2 दिन हैं, तो फिर आपकी ऑर्डर डेट से आपके पूरा एक सिस्टम इसको बैकवर्ड्स कैलकुलेट करता है कि क्या ये मटेरियल आपको गिवन डेट के अंदर अवेलेबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। इसके अंदर जो नंबर 5 जिस तरह से आप देखते हैं, रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट में से माइनस किया है ट्रांजिट टाइम को 2 दिन, तो आपके पास निकल आई गुड्स इशू डेट। ठीक है, फिर इसमें से यहाँ साइड पे आपको कैलकुलेशन बता रहा है। गुड इशू डेट में से अगर आपने लोडिंग टाइम को निकाला 1 दिन को, तो आपके पास आएगी, जो लोडिंग की डेट कि कब आपको लोडिंग करानी है इस तारीख को मीट करने के लिए। फिर आपकी लोडिंग डेट में से अगर ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी लीड टाइम है वो माइनस कर दिया जाए, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन स्केजुलिंग डेट आ जाएगी कि इस डेट को आपको हर हाल में स्केड्यूल करना है इसकी ट्रांसपोर्टेशन को। फिर लोडिंग डेट जो आपने गिवन है, उसमें से पिकिंग और पैकिंग का टाइम जो लगना है आपको वो अरेंज करने का, वो निकालेंगे, तो फिर आपकी वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी डेट यहाँ पे निकल आएगी, जो कि यहाँ पे ये आपकी जब आप डेट रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट देते हैं, तो वहां से सिस्टम ये बैकवर्ड स्केड्यूल करते हुए पूरा इसको अवेलेबिलिटी चेक फॉर्म करता है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जो सेकंड चीज है वो है फॉरवर्ड स्केजुलिंग। अब आपने तारीख दे दी एक, और सिस्टम उसको जब बैकवर्ड उसने स्केड्यूल किया, तो उसके हिसाब से वो ऑर्डर डेट तक आते आते वो आपको जितने भी उसके ट्रांजिट लीड टाइम्स हैं वो मीट नहीं करते, तो फिर उसके अगेंस्ट सिस्टम एक फॉरवर्ड स्केजुलिंग रन चलाता है आपकी ऑर्डर से जितने भी ये गिवन एलिमेंट्स हैं इनका डेट निकालते हुए, ताकि फिर अगर वो आपकी रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट के मुताबिक नहीं किया जा सकता, तो वो सिस्टम के जितना भी वो डेटा है मटेरियल अवेलेबिलिटी का, उसके हिसाब से सिस्टम प्रपोज करता है कि ये आपने जो डिलीवरी डेट दी है इसको मैं मीट नहीं कर सकता। करंट जो मेरे पास जितनी भी मटेरियल की अवेलेबिलिटी है,
आपको फिर जो नेक्स्ट प्रपोज करेगा कि ये आपको डिलीवर फलां तारीख को किया जा सकता है, तो उसकी जो फिर उसके अगेंस्ट फॉरवर्ड स्केजुलिंग है वो क्या है कि आपके ऑर्डर डेट से फिर 2 दिन ऐड किए, फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन स्केजुलिंग टाइम डाला, फिर लोडिंग का टाइम डाला, फिर गुड्स इशू और का ट्रांजिट टाइम जो 2 दिन वो डाला, और रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट से जितना इंक्रीज हुआ वो यहाँ पे उसने आपको नई डेट दी। फॉर एग्जाम्पल आपने लगाई थी 17/8/2024 रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, तो सिस्टम क्या है 17/8 को मैं ये आपको प्रोवाइड नहीं हो सकेगा, जो आपकी अवेलेबिलिटी बन रही है मटेरियल की वो है 20/8 या 31/8। अब इसमें क्या होता है कि आपके जिस तरह अगर तो आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि वो आपने वो प्रोक्योरमेंट का लीड टाइम डाला होगा, वो भी इसमें सारा इंक्लूड होगा। फिर बाकी आपके साथ ये सारी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग और गुड्स वगैरह इशू डेट और ये सारा डिलीवरिंग का टाइम ये सारा लग जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका वो जो सारा आपका वो मैन्युफैक्चरिंग की जो स्केजुलिंग आप करेंगे, जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स प्लेस होंगे, उसके अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवर डेट होगी, जहाँ से आपको मटेरियल अवेलेबल होगा, वो सारा भी फिर इसमें उस केस के अंदर वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है। आपका इधर वो प्रोडक्शन का टाइम होगा या वो आपका प्रोक्योरमेंट का टाइम होगा, जिसको वो कंसिडर करते हुए आपको एक फॉरवर्ड स्केड्यूल डेट प्रपोज करेगा। ठीक है जी, इसमें बात क्लियर हुई? जो अभी हमने चेक किया था, मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक चलता है, वो करता क्या है बेसिकली, वो आपकी रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट को चेक करता है कि अगर तो मीट हो जाती है फिर उसको एज इट इज रहने देता है, कुछ नहीं करता। लेकिन अगर वो सिस्टम के सारे जो लीड टाइम्स हैं उनके मुताबिक वो मीट नहीं कर सकता, तो फिर आपको वो फॉरवर्ड स्केलिंग में वो नेक्स्ट डेट प्रपोज कर देता है। और मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक का बेसिक फंक्शन ये है कि वो अगर आप या तो आपकी गिवन डेट को कंफर्म कर देता है, अदरवाइज उसकी अल्टरनेट डेट आपको प्रोवाइड कर देता है। इसको अगर हम यहाँ पे ये आपकी अवेलेबिलिटी का सारा जो डिटेल है कि आपने इसको 17/7 में प्लेस किया है, और आपको जो एंडिंग लीड टाइम वो कह रहा है कि ये जो आपको 22/7 को ही अवेलेबल हो सकता है, इसलिए जो आपकी गिवन डेट है उस तक तो डेफिनेटली अवेलेबल हो सकता है। ये उसने अपना एक स्केड्यूल से जो एंडिंग लीड टाइम निकाला। अच्छा, ये जो लीड टाइम है इसमें हम वो फीड करेंगे कि जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें कितना कितना टाइम लगेगा, ये हम इस सिस्टम को बताएंगे? ये जब आपका बेसिकली मटेरियल खुलता है ना, तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव उसका पूरा डेटा सेट है जो कि बिल्ड होता है, और उसके अंदर ये चीज़ें सारी आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन होती हैं। आपको सेशन जब होगा तो उसमें ये चीज़ें बताई भी जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें MRP 1 में ही उमेश साहब होता है? हाँ जी, वो पीछे ही मिस हो जी। गया। वो बल्कि यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रहा था। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी ग्रुप होता है इसका मैं जरा टू के अंदर। इधर ना, ये यहाँ से आ रहा था। ये जिस तरह से यहाँ पे देखें, प्लान डिलीवरी टाइम यहाँ पे डल रही है, इन हाउस प्रोडक्शन स्केजुलिंग के डेज आ रहे हैं, फिर जीआर प्रोसेसिंग का टाइम भी डल रहा है इसमें। ये सारे डेज यहाँ पे ना डल रहे होते हैं पहले से। ये वन टाइम होता और है ये या मुझे, ये हाँ जी, वन टाइम, ये जो अब हम टाइम डाल रहे हैं ये वन टाइम होता है, साथ साथ हम अपडेट भी करते हैं क्योंकि ये देखें, प्रोडक्शन? ये बेसिकली आपका जब मटेरियल का मास्टर डाटा मेंटेन होता है तो तब तो आप उसको वो मेंटेन करते हैं, लेकिन ये फिर आप उसको पीरियोडिकली क्योंकि आपने उसको चलाना है, तो ये जो आपका एमआरपी का पर्सन होता है उसको रिव्यू भी करता है। ठीक।
नेक्स्ट फिर डिलीवरी का प्रोसेस हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो भी लंबा चला जाएगा इसके जरा। तो आज हमने जो किया उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जी ठीक है, डिलीवरी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सारे ना यूजर का बताने का नहीं। उमर साहब आपका यूजर चल गया कि नहीं? वो बता दें। यूजर यूजर सबके चल गए, जो आपने 4 दिए थे ना, वो चारों के ही चल गए हमारे। तो लेकिन उसमें जी जी। जी सर, वो आप करें बात। हाँ, मेरा भी चल गया, उम्र के भी चल गया, बाकी 2 के भी चल गया। उसमें ये था कि 3 वो जो 4 थे उसमें एक ईच था और 3 लर्न थे। 5वां यूजर में नहीं, अभी नहीं मिला। तो वो फिर आप पांचवा कल यूजर सुबह दे सुबह देंगे। जाहिर साहब आते हैं तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। जाहिर साहब आज अवेलेबल नहीं है, हम्म, उन्होंने इस्लामाबाद से आज आना था, अच्छा। इसलिए वो आज ट्रैवल कर रहे होंगे शायद। तो सुबह पांचवा यूजर में ठीक। जैसा आपको मिलेगा। इसमें इशू क्या था, जैसे हम जब शाम में हम बात कर रहे थे तो उस वक्त नहीं चल रहे थे, लेकिन शाम में कोई 8 बजे के अराउंड जब लॉगिन किया तो हो गया। मतलब कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना। नहीं, सेम उसमें सर्वर का कोई इशू नहीं था। मैंने उस वक्त आपका जो लड़का तैयब या बिलाल है उसके सिस्टम पे उसी वक्त चलाया, वो चल गया था। वो मेरे हाल में इंस्टॉलेशन दोबारा अनइंस्टॉल करके रिस्टार्ट हुए हैं सिस्टम आपके, तो वो चल गए हैं। सर्वर में नहीं नहीं, इशू, मतलब ये। हुआ 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 यही है कि हमने रीस्टार्ट, मतलब वो सेटिंग्स में ऐसा कोई नहीं चेंज किया। सिर्फ रीस्टार्ट करने पे जो है ना उसको अपडेट करके। आपने जो इंस्टॉलेशन की थी वो ऑल पे रख के सारी कर ली थी, मेरे हाल में तो वही इशू हो सकता है। आपने सारे जो इसके। नहीं, पहले पहले हमने इसी तरह ही की थी। लेकिन ये ठीक है। कि जब हमने वो के तैयब के होते देख लिया था, तो फिर हमने दोबारा वापस अनइंस्टॉल करके फिर दोबारा इंस्टॉल किया, फिर दोबारा उसमें वही मतलब जो अपडेटेड आपने भेजा था सर्वर का लिंक, वो भी किया। और उसके बाद फिर इसको रिस्टार्ट करके भी देखा, क्योंकि उसका फंक्शन आता है इसको रिबूट करें। तो रिबूट भी देख लिया, लेकिन फिर तब भी चला था। अब लेकिन ये इसमें 2 कोई घंटे ऐसा इशू हमने। नहीं था पहले भी या अभी भी कि हाँ जी, सर्वर वो ठीक। सर्वर 24 आवर हाँ चल रहा होता है। आप किसी जी भी वक्त लॉग इन करेंगे तो आपका चलेगा। किसी एक सिस्टम पे जी। ना चले और बाकियों पे चले, इसमें ऐसा नहीं होता कि सर्वर ब्लॉक कर रहा है कुछ। हाँ, ठीक है, या तो किसी को आने को भी उसमें। ना चले। हाँ हाँ, ठीक है, वो कोई नहीं। वो इसमें जैसे मैं वो एरर का इंडिकेशन जो देता हूँ, ये देता था। अब हम टेक्निकली ये तो चले, हम इतना वो समझो, खैर लेकिन ये ठीक है, नहीं है कि अगर वो चल गया पता तो नहीं। वेल एंड गुड। मैं हाँ, आपको अब चल गया, अब चल आज का गया जो टेस्ट केस जी। है जो डिस्कस हुआ है ये सारा भेज देता हूँ, तो सारे बंदे इसको यूज कर लें। जो यूजर 3 है तो वो यूजर जरूर। शेयरिंग के ऊपर आप सेंटर वाले बटन के ऊपर उसको चला के सारे यूज कर लें। पांचवा यूजर सुबह आपको हम्म, मैं दे दूंगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। किसी का क्वेश्चन है तो कर लें या फिर सेशन को एंड करें। क्वेश्चन कर ले भाई, अगर किसी में भी है जो राइट डाउन किए हैं तो वो। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको देख लें। एक दो आए हुए हैं। Probability is also applied here in quotation for expected order value। ये बिलाल का क्वेश्चन है, वो जरा रिपीट कर दें, क्या क्या क्वेश्चन लिखा है आपने? बिलाल है हमारे साथ? बिलाल मेरे ख्याल लीव कर गए शायद, क्वेश्चन था। वो लीव कर गए हैं, चले खैर। ये सेशन रिजवान साहब गो हेड दें, फिर इस सेशन को एंड करें, ताकि फिर सुबह के लिए तैयारी करें इसकी। ये ठीक है, ये कल रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन उस टाइम। हाँ जी, मैं अब आप हाँ पहले जी, वो उसके बिलाल कल हम्म, आएंगे ना तो मैं उनसे दोबारा रिपीट करा लेंगे, कभी वो लीव कर गए हूँ। जी जी, जरूर। वाइट साहब ये केस स्टडी हम्म, जो आप मुझे भेज दें, मैं इनको भेज देता हूँ, और यूजर आप लॉग इन करके अपनी सारी टेस्टिंग कर लें प्रॉपर। इंक्वायरी, कोटेशन, सेल ऑर्डर्स हर बंदा अपने हाथ से बना ले और अपनी प्रिपरेशन कर ले। अतर मुजाहिद साहब आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एंड करें इसको? ये ठीक क्वेश्चन है। तो मैं आप मैं सिर्फ एक चीज ऐड ही करना चाह रहा था कि ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ना जी, इंक्वायरी, कोटेशन और सेल ऑर्डर,
तो जो सेल ऑर्डर है वो इंडिपेंडेंटली भी लग सकता है मेरे हाल में। मैं ये शायद बताया है या नहीं। यानी आप, ये होता है इस बेस के ऊपर कि जो कंपनी है वो कैसे सेल मैनेज कर रही है, आया वो इंक्वायरी कोटेशन यूज करती है या नहीं। अगर यूज करती है तो फिर इंक्वायरी और कोटेशन और फिर सेल ऑर्डर ये आपस में बाइंड हो जाते हैं। यानी इंक्वायरी के बगैर कोटेशन और कोटेशन के बगैर सेल ऑर्डर नहीं लगता। ऐसे ही एक कंपनी है जो कि स्टार्ट ही सेल ऑर्डर से कर रही है, वो इस तरह की जो पहले दो डॉक्यूमेंट्स वो नहीं बना रही, तो वो डायरेक्टली सेल ऑर्डर भी लगा सकती। ठीक है, तो इसमें जैसे हम करना चाहें कि कोटेशन से स्टार्ट करें, इंक्वायरी भी ना लगाएं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप बाइंड कर देंगे कोटेशन को सेल ऑर्डर के साथ, तो फिर कोटेशन लगेगा तो सेल ऑर्डर लगेगा। तो हायरार्की लाजमी नहीं है, आप सेल ऑर्डर से स्टार्ट कर लें, आप कोटेशन से स्टार्ट कर लें, आप इंक्वायरी से स्टार्ट कर लें। बस ये मैं एक एडिशन इसमें करना चाह रहा था। अगर मैं उबैर ने ये चीज बताई तो होगी, लेकिन नहीं बताई। हाँ, लेकिन ये मेरे मेरे जहन में थी कि अगर नहीं बताई तो एक दफा रिकैप हो जाए। बाकी जबरदस्त रहा है जी। रिजवान साहब बता सकते हैं, उमर साहब बता सकते हैं कैसा सेशन चल रहा है। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा चल रहा है अभी। मतलब बहुत कुछ लर्न है हमारे लिए, तो सब कुछ मतलब अच्छा, लर्न ही इसमें ना चाहिए एक इसलिए। चीज एक चीज जरूरी है, वो है कि जी जो आज आपने पढ़ा है ना जी, कल जब सेशन स्टार्ट हो तो उससे पहले आप एक दफा करके देख लें। अगर आप करके नहीं देखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं आपके जहन में आएंगे कि ये मैंने किया था तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। हाँ क्योंकि जी, वो जब हमारी एक कोशिश कोशिश तो आज रही, हम सारा दिन रहे हैं आज ना। कोशिश में तो हमारा यूजर वो चल नहीं पा रहा था, तो अब तकरीबन ये अच्छा, हाँ ये या इसमें जब हमने अब लॉग इन किया है तो वो चल गया है। जब इस सेशन के चले पहले ना, ठीक है, तो ठीक कल है। से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ हम लोग साथ 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 करेंगे ना तो उसमें ये है कि जब आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो फिर आपके क्वेश्चन रेज होंगे। लेकिन अगर आप जी सिर्फ बिल्कुल। सुन रहे हैं और जो ट्रेनर है वो करके दिखा रहा है, तो उसको तो ये स्टेप सारे ज़बानी याद है, तो इसलिए जी जी उसको तो ऐसे ही। प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। आप करके देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी इंशाल्लाह हम साथ साथ ही इसको ना लेके चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। ओके, थैंक यू। आज के चलो, सेशन में जो कल एडिशन हुई है रिजवान साहब, वो ये है कि जूम परचेज्ड है और ये सेशन ब्रेकअप नहीं हुआ हमारा, माशाल्लाह ये कंटिन्यूसली एक ही चलता रहा है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि एक तो ब्रेक नहीं आया, तो ऊपर से ये कि ये कंटिन्यूस है, तो फिर वैसे भी बेहतर ही रहा है कल परसों से प्रैक्टिस। चले ठीक है जी, फिर सबको अल्लाह हाफिज, सेशन एंड करते हैं। ठीक हाँ है, जी, आप अल्लाह वो शेयर डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा साथ में, जी मैं कर देता हूँ, ताकि मैं वो कर देता हूँ। अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।